मेरा नाम है मनीषा और आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की क्लास में लिबरल थ्योरी के बारे में। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट क्या होता है, न्यू लिबरलिज्म क्या है, पॉजिटिव लिबरलिज्म, नेगेटिव लिबरलिज्म, इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में देखेंगे। देखो, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करनी है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टडी करना चाहते हैं, देन आपको स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी की स्टडी होती है, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्टेट की स्टडी होती है, स्टेट के फीचर्स। लेकिन मुद्दा ये है कि स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरी आती है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम मेनली कुछ थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। The idea of modern state, sovereign, internally and externally. सॉवरेनिटी का मतलब कल हमने डिस्कस किया था जब मैंने आपको स्टेट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और स्टेट और रिलेटेड टर्म्स के अंदर कुछ फर्क बताया था, जैसे स्टेट, नेशन, गवर्नमेंट, सोसाइटी, इनमें क्या फर्क है। तो जो मॉडर्न स्टेट है वो सोवेरियन है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, और इसकी अपने टेरिटोरियल जो एरिया है, जो टेरिटरी है, उसके ऊपर स्टेट की सुप्रीम जुरिस्डिक्शन होती है। ठीक है, अब होता ये है, अगर आप इसका इवोल्यूशन पढ़ो, आई एम श्योर कि आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। पॉलिटिकल थ्योरी की डेवलपमेंट जो हुई, उसमें सबसे पहले आता है नॉर्मेटिव, ठीक है, और उसके बाद में आता है बिहेवियरलिज्म। नॉर्मेटिव में ये माना जाता था कि स्टेट इज द सुप्रीम अथॉरिटी, स्टेट से ऊपर कुछ है ही नहीं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, स्टेट इज द सुप्रीम एंड सोवेरियन अथॉरिटी। बाद में क्या होता है, बिहेवियरलिज्म जब स्टार्ट होता है, बिहेवियरलिज्म, तो उसके बाद में क्या होता है कि ये जो एस्पेक्ट था जिसमें स्टेट को सुप्रीम माना गया था, वो एस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर एक नई चीज आती है, अर्ली 19th सेंचुरी तक आते आते बिहेवियरलिस्ट जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उनकी बहुत ज्यादा पहुंच हो चुकी थी। अर्ली 19th सेंचुरी मतलब 1810 1820 के आसपास। They believed that politics should comply with the norms of an objective, value-free and accurate science. Objective in the sense कि एक तो वैल्यू फ्री हो, वैल्यू एडेड ना हो, क्योंकि वैल्यू एडेड होगी तो फिर क्या होता है, आपके अपने जो बिलीव्स हैं, जो प्रेजुडाइसेस हैं, वो सामने आते हैं। अगर आप प्रॉपर एक स्टडी करना चाहते हो, इट शुड बी डेवलप्ड एज अ साइंस, और एक्यूरेट साइंस की तरह आपको अगर इसको डेवलप करना है, देन यू नीड सम ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू फ्री पॉलिटिकल साइंस। अब हुआ ये कि जब हमने वैल्यू फ्री साइंस बनाने की कोशिश की, तो हमने उन सारे कॉन्सेप्ट को साइड में कर दिया, दरकिनार कर दिया, जो हमारी थ्योरी में फिट नहीं बैठते थे। और इसकी वजह से क्या हुआ, स्टेट के कॉन्सेप्ट में भी काफी चेंजेस आते हैं। ओके, दिस रिजल्टेड इन द एक्सक्लूजन ऑफ state, exclusion of all those concepts which could not be accommodated, and the major casualty was the concept of state. मतलब बिहेवियरल थ्योरी के हिसाब से हमारा जो कॉन्सेप्ट था स्टेट का, वो फिट नहीं बैठता था, इसलिए उस कॉन्सेप्ट को हमें छोड़ना पड़ा। तो सोशल अपहेवल्स, सोसाइटी में बदलाव आ रहे थे। देखो, 1960s की अगर मैं बात करूं, तो 1950s तक आते आते बहुत सारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बीत चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी। अमेरिका वियतनाम वॉर के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, और उसका इम्पैक्ट आपको पूरी दुनिया पे देखने को मिलता है, क्योंकि अभी जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोपियन कंट्रीज का जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, और इसकी वजह से बहुत सारी कंट्री इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देती है, या अपने आप को वो जो कंट्री है वो फ्री हो जाती है। तो ये जो आइडिया है, यहाँ पर बहुत सारा चेंज आता है। उसकी वजह से क्या होता है, इतने सारे चेंजेस जब हो रहे थे वर्ल्ड के अंदर, तो ये माना गया कि स्टेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप स्टेट को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, आप अपनी थ्योरी में से स्टेट को बिल्कुल बाहर नहीं कर सकते। आपको स्टेट को कंसीडर करना पड़ेगा, आपको वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव भी रहना पड़ेगा और रैशनल भी बिहेव करना पड़ेगा। तो इट ब्रिंग दिस स्टेट बैक इनटू द पॉलिटिकल थ्योरी, and around the late 1960s, political theory resurfaced
the concept of state and endowed it with a theoretical prominence and an empirical identity that it had not enjoyed since the early decades of the century. 1960s में क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी स्टेट को एक नया कॉन्सेप्ट देती है, एक नया थ्योरेटिकल प्रोमिनेंस यानी कि नई थ्योरीज मिलती हैं. इंपेरिकल आइडेंटिटी मीन्स एविडेंस के साथ इसको प्रॉपर आइडेंटिटी मिलती है एंड दिस आइडेंटिटी वाज नॉट एंजॉयड बाय द स्टेट सिंस द अर्ली डेकेड्स ऑफ द सेंचुरी. अब होता ये है कि स्टेट की स्टडी अलग अलग एस्पेक्ट से होती है. स्टेट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, या मैं कहूँ एक ऐसी एंटिटी है जो सोसाइटी को रेगुलेट करने में काम आती है. लेकिन सिर्फ रेगुलेशन तक इसका काम सीमित नहीं है. स्टेट का दायरा, स्टेट का कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और स्टेटलेस सोसाइटी की आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते. हालांकि बहुत सारे थिंकर्स ने तो स्टेटलेस सोसाइटी की कल्पना की है, लेकिन अगर हम 21st सेंचुरी को देखें तो हमें ये चीज पॉसिबल नहीं लगती. स्टेट की स्टडी अगर हम करें देन वी हैव टू लुक इट फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव, जैसे इंडिविजुअलिज्म, egalitarianism, universalism. Individualism means focus on the particular individual, है ना. Universalism सब पे फोकस है. Egalitarianism a particular section of the society. ये terms हैं and if you want to learn about the political science in detail, you should know the meaning of these terms. And in fact, we get to know that there are plethora of viewpoints to study the state. And when there are different viewpoints, then it conflates its defining feature even further. हमें क्लैरिटी नहीं मिलती स्टेट के बारे में. हमें नहीं पता चलता कि स्टेट का रोल क्या है, स्टेट काम क्या करता है, इसके बारे में. क्यों? क्योंकि अलग अलग व्यू पॉइंट है. जब आप, एक तो होता है कि आपने एक चीज या एक व्यू पॉइंट दिया और आने वाली थ्योरीज उसी व्यू पॉइंट को रिफाइन करती हुई चल रही है. अब क्या है कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा. लिबरल थ्योरी कुछ और कहती है, मार्क्सिस्ट थ्योरी कुछ और कहेगी, है ना, न्यू लिबरल कुछ और कहेंगे. तो देयर आर अ लॉट ऑफ व्यू पॉइंट्स. हर पर्सपेक्टिव स्टेट को अलग तरीके से डिफाइन करता है एंड इतना अलग है कि हम चाह करके भी कोई कन्वर्जेंस पॉइंट नहीं ढूंढ सकते. इसीलिए हमारे पास कंटेम्प्रेरी स्टेट की एक होलिस्टिक पिक्चर हमारे पास नहीं आती. जैसे मैंने आपको बताया, होता ये ना कि आप एक चीज को अलग अलग एंगल से डिफाइन करने की कोशिश करते हो. अल्टीमेटली ये होता है कि आपको उस पर्टिकुलर चीज का एक क्लियर पिक्चर मिलती है. बट यहाँ पर इतने डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, इतने डिफरेंट है कि एक कन्वर्जेंस पॉइंट ही नहीं मिल रहा. कोई व्यू पॉइंट ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है ना. सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड दैट इज व्हाई वी डू नॉट नो द कंटेम्प्रेरी स्टेट, a holistic picture of a contemporary state. ओके, चलिए जी, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी. कुछ और डिस्कस करते हैं एंड देन विल डिस्कस द नेचर ऑफ स्टेट. देखो, पॉलिटिकल थ्योरी को अगर मैं डिफाइन करूं, एक तरीके से आपको बताऊं, इट इज जस्ट टू कनेक्ट द पॉइंट्स. अगर मैं आपको पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आता है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी. क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में क्या आते हैं, जैसे सॉक्रेट्स, प्लेटो, ठीक है, ये थे एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स के द्वारा दी गई और इनमें प्रोमिनेंट नाम आता है प्लेटो, सोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल का. तो जो क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, ये बाय एंड लार्ज फिलोसॉफिकल है, नॉर्मेटिव है, आइडियलिस्टिक है और हिस्टोरिकल है. अगर मैं इसके फीचर्स को यहाँ पे लिखूं देन इट इज फिलोसॉफिकल, मतलब फिलोसफी का एस्पेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट कम है. नॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव इन द सेंस कि ऐसा होना चाहिए, नॉर्म्स आ जाते हैं और ऐसा होना चाहिए. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये किसी नॉर्मेटिव इन द सेंस कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए तो आपके हिसाब से भी ऐसा होना चाहिए, अलग अलग वो होता है ना, नॉर्म कुड बी डिफरेंट. बट जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी है दैट इज नॉर्मेटिव. आइडियलिस्टिक है कि एक राजा, एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें जो राजा वो फिलोसोफर हो, फिलोसोफर किंग इज द बेस्ट.
दैट मीन्स दैट इज आइडियलिस्टिक एंड हिस्टोरिकल है। ऑन दी अदर हैंड आपका आता है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में क्या आता है, इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो आता है लिबरल, जो हम आज डिस्कस करेंगे, और एक आता है मार्क्सिस्ट। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे रॉबर्ट डाल हो गए, कास्वेल एंड डेविड एस्टन है। ये फोकस करते हैं प्रेजेंट पे, ना कि पास्ट पे, यानी हिस्टोरिकल नहीं है ये। दूसरा साइंटिफिक है, थ्योरेटिकल नहीं है, एंड दे अटेम्प्ट टू बिल्ड अ साइंस। तो इसमें फोकस किया जाए कि सिस्टम जो वो प्रेजेंट डे है कैसा, रेदर देन कि कैसा होना चाहिए, बेटर कि आप ये एक्सप्लेन करो कैसा है। इसके लिए आप अगर इंप्रूवमेंट चाहते हो, एफिशिएंसी चाहते हो, तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को लेकर के आओ। जितना इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होगी उतना ही बेटर होता जाएगा। एंड जो फैक्ट्स एंड डेटा आप बता रहे हो वो स्टडी के बेसिस पे होना चाहिए। तो these facts and data are accumulated, explained and then used for testing the hypothesis. ठीक है, अब ये तो हो गया क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। इसके बाद आता है आपका मेन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर क्या आता है, इसके मेन प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं, डेविड हेल्ड है, जॉन रॉल्स है, रॉबर्ट नॉजिक एंड ब्रायन बेरी। अगर मैं इनमें कुछ प्रोमिनेंट नाम आपको बताऊं, डेविड हेल्ड, रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक एंड देन ब्रायन बेरी। देखो एक टर्म आती है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है कि आप किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो और ये बिलीफ रखते हो कि कोई भी चीज सिमिलर नहीं है। आप एक यूनिवर्सल अप्रोच लेकर के चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, इन द सेंस कि आप ऑब्जर्व करो और मोडेस्ट वे के अंदर चीजों को ऑब्जर्व करके आप इंपिरिकल एविडेंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करो। तो यहां पे कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसके कुछ फीचर्स पे बात करूं, ये कहते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी है that act as a stimulant to dialogue and to conversation among human beings. देखो इसके लिए ना दो चीजें बताती हूँ मैं आपको, अगर आपने उनको समझ लिया तो इस थ्योरी को समझना इजी है। एक आता है मॉडर्निज्म, बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताती हूँ। यूरोप से लेके चलते हैं, यूरोप में और बाकी जगह जो मिडाइवल टाइम पीरियड था उसमें रिलीजन का बोलबाला था, अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा था। इसीलिए जब मेडिवल टाइम में क्या होता है, वहां पे मेनली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, तो चर्च की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। स्टेट में चर्च की पावर इंक्रीज हो गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तो एक पीरियड आता है जिसको हम बोलते हैं रेनेसो पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल में क्या होता है, जो लोग हैं उनको लगता है कि उनकी अपनी कल्चर सबसे बढ़िया है, उन्हें दूसरों की कल्चर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी कल्चर को अगर फॉलो करें, उनके आइडियाज को फॉलो करें, तो वो सबसे बढ़िया तरीका है। ये होता है रेनेसो।
और वो अंधविश्वास को छोड़ करके वो जाते हैं साइंस की तरफ। न्यूटन ने जब डिस्कवरी की फिजिक्स और ग्रेविटी के बारे में पता चला, इसका मतलब था ये जो डिस्कवरी हुई इसका सिर्फ साइंटिफिक मीनिंग नहीं है, इसका मतलब है कि नेचर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप साइंटिफिक वे से उसको स्टडी करो, देन यू कैन एक्सप्लेन द ईच एंड एवरी फिनोमिना ऑफ द नेचर। मेडिवल टाइम में ये था कि जिस चीज को आप समझ नहीं सकते उसके बारे में कोशिश भी नहीं करनी चाहिए आपको, बिकॉज ये सब गॉड, नेचर, इनकी देन है। लेकिन मॉडर्न टाइम की जब शुरुआत होती है, जब रेनेसो टाइम पीरियड आता है, तो ये माना जाता है रेनेसो पीरियड के अंदर यू कैन एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ नेचर। सनराइज क्यों होता है, अर्थक्वेक क्यों आता है, रिवर ऐसे क्यों बहती है, हर एक चीज का यहाँ पे जवाब है। बारिश क्यों होती है, गर्मी क्यों पड़ती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे बारिश क्यों नहीं होती, ये फसल यहीं पे क्यों होती है, ये जो आंसर है ये एक्सप्लेन किए जा सकते हैं विद द साइंटिफिक स्टडीज, राइट। तो ये जो चीज थी ना, इसको हम बोलते हैं, या ये मतलब ये जो थॉट प्रोसेस थी ना, दैट यू कैन एक्सप्लेन द फिनोमिना, दैट इज सम व्हाट कॉल्ड मॉडर्निज्म। ठीक है। एक चीज और यहाँ पे यूनिवर्सलिज्म पे ज्यादा फोकस किया गया। मतलब कहीं पे चले जाओ आप, हर एक चीज एक ही तरीके से बिहेव करेगी। बट फिर आते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म वाले। अब देखो, है तो ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, बट मैं आपको पॉलिटिकल थ्योरी में बताती हूँ, क्योंकि ये एक प्रकार का आइडिया है जो किसी एक फील्ड से रिलेटेड नहीं है। ये आइडिया प्रिवेल करता है, ये आइडिया आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के में बढ़ने के लिए मजबूर करता है। न्यूटन नोटिस करते हैं कि एक एप्पल उनके ऊपर आके गिरता है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटी है, चलो मान लिया, बात ठीक है। लेकिन ये मैक्रो लेवल पे है। एक ऑब्जेक्ट को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो वो माइक्रो लेवल पे भी कुछ ना कुछ एक्शन शो कर रहा है ना। जो आप उसको माइन्यूट डिटेल के अंदर स्टडी करते हो, देन इट इज ऑल्सो शोइंग सम काइंड ऑफ फिनोमिना, सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। तो जब आप किसी चीज को माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हो, देन यू ऑब्जर्व द डिफरेंट फिनोमिना देन यू ऑब्जर्व इन दी मैक्रो फॉर्म। यानी मैक्रो के मुकाबले माइक्रो में एक अलग टाइप का फिनोमिना देखने को मिलता है। तो यही चीज अपनाई स्कॉलर्स ने कहा कि हमें सोसाइटी देखने में अलग तरीके से लगती है, ठीक है, लेकिन ये वेरी भी तो कर सकती है ना। जब आप इसको डीपली या माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हो, देन इट कुड वेरी, ये अलग रिस्पॉन्स शो करेगी। हर रिस्पॉन्ड हर एक स्टिमुलेंट के लिए अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। यानी इंसान को मान लीजिए धूप लगी तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, सर्दी लग रही है तो बचाने की कोशिश करेगा, बट दैट इज ऑन मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल पे भी तो उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही होगी ना। द सेम वे अगर हम सोसाइटी को एक इंस्टीट्यूट मान के चल रहे हैं, तो सोसाइटी भी तो उसी तरीके से बिहेव करती है। यानी कि इंडिविजुअली चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। जो मॉडर्निज्म है वो यूनिवर्सल चीजों पे फोकस करता है। जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट मॉडर्निज्म, ये इंडिविजुअलिस्टिक आइडियाज पे ज्यादा फोकस करता है। वन मोर थिंग, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म आर नॉट ओनली रिलेटेड टू द political theory, public administration or any other humanities subject, but it is also related to the literature subject. लिटरेरी राइटिंग में भी चेंज आता है, क्योंकि ये आइडियाज इंस्पायर करते हैं उनको सोचने के लिए। आप देखना, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, पोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट इन सोशियोलॉजी, पोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट इन public administration, post-modern development in political theory. What does it show? It shows that there are changes in the viewpoint of the scholars. ठीक है, तो हम पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी को दो तरीके से लेते हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल थ्योरी एज अ साइंस। के लिए हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल वेरिएबल्स and we try to describe their mutual relation.
ऑन दी अदर हैंड जब हम इसको एक फिलोसफी की तरह स्टडी करते हैं, फिलोसफी में क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी एक फिनोमिना को समझने में आपकी मदद करती है। पॉलिटिकल थ्योरी विल हेल्प यू टू स्टडी द फिनोमिना, बट टू अंडरस्टैंड दैट फिनोमिना यू नीड पॉलिटिकल फिलोसफी। देखो, फिलोसफी की जब हम बात करते हैं ना, तो हम महज प्रेजेंट तक सीमित नहीं रहते कि ये पर्टिकुलर चीज आज में हो रही है। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं एंड वी ट्राई टू गेट टू द बेसिक्स, ओके, गेट टू द ओरिजिन ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम, कि अगर आज ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है देन द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस, उसमें फिलोसफी में हम कोशिश करते हैं। समाज है तो समाज क्यों है, ये फिलोसफी में आपको बताया जाएगा, साइंस में नहीं। ओके, चलिए हम ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज मैं उम्मीद करती हूँ आपने पॉलिटिकल साइंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। अगर नहीं समझ में नहीं आता है, कोई भी चीज डाउट है, देन यू कैन आस्क मी। हम वापस से आते हैं अपनी स्टडी में, यानी हम मॉडर्न फिलोसफी को कंटिन्यू करेंगे। तो तीन तरीके के पर्सपेक्टिव आते हैं, लिबरल पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव एंड नियो लिबरल पर्सपेक्टिव। लिबरल में भी तीन है, जैसे नेगेटिव लिबरलिज्म है, पॉजिटिव लिबरलिज्म है, ठीक है। तो हम सबसे पहले नेगेटिव लिबरलिज्म की बात करते हैं। लिबरल थ्योरी है क्या? लिबरल थ्योरी के अंदर ये माना जाता है कि स्टेट इज अ मशीन, और इस मशीन के साथ अगर आप ज्यादा छेड़छाड़ करोगे देन ये जो मशीन है ये खराब हो जाएगी। इसीलिए नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी आती है, नॉन इंटरफेरेंस का आइडिया आता है, दैट यू शुड नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट। स्टेट जैसे चल रहा है स्मूथली उसको वैसे चलने दो। Then in the liberal theory of state, the idea of non-interference highly suited the interest and aptitude of new middle class, the merchants and the industrialists who flourished in the climate of free market society. फ्री मार्केट सोसाइटी में ये माना गया था कि स्टेट का रोल जो है वो प्रोडक्शन के मामले में कम से कम होना चाहिए। तो जब स्टेट का रोल कम होगा, प्रोडक्शन किसके हाथों में जाएगा? प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में। प्राइवेट प्लेयर्स थे कौन? मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना। होता ये है कि 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत होती है, एंड ड्यू टू द साइंटिफिक डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, वेल्थ क्रिएशन, इसके अंदर भी डेवलपमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये है आपका लिबरल थ्योरी, डिटेल में देखेंगे, बट लिबरल थ्योरी को समझने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर आप इनको नहीं समझ पाते देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द लिबरल थ्योरी इन डिटेल। जैसे अगर आप लिबरल पर्सपेक्टिव को समझना चाहते हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द स्टेट एंड द नेचर बिफोर ओरिजिन। मतलब चलिए मान लीजिए कि स्टेट जो है वो अब आया है, स्टेट ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन से पहले भी तो कोई एंटिटी होगी, कुछ तो होगा जो स्टेट से पहले भी एग्जिस्ट करता है, आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। इसके लिए आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए, इसके लिए आपको ह्यूमन नेचर के बारे में पता होना चाहिए, और उसके लिए आपको उसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो पता होने चाहिए। डोंट वरी, हम एक एक करके इन चीजों को समझेंगे। तो स्टेट से पहले क्या था? कुछ तो रहा होगा, इसके लिए सबसे बढ़िया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहती है, तो स्टेट कर लीजिएगा। दिस थ्योरी ट्रीट्स द स्टेट एज प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ मैन created with a definite purpose to serve certain social needs। जब इंसान के लिए हम कहते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी, तो समाज बना कैसे? इंसान कम्युनिटीज में क्यों रहना शुरू किया? तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि इंसानों की कुछ सोशल नीड्स थी, और उन सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया, और उस म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से इंसानों ने साथ में रहना शुरू कर दिया। ये मेन क्रक्स है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। ये थ्योरी कहती है कि स्टेट कोई नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, जैसे
एरिस्टोटल ने कहा था ना कि स्टेट इज नेचुरल, बट स्टेट इज नॉट नेचुरल एज पर दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये आर्टिफिशियल डिवाइस है एंड इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज इन्वेंटेड बाय मैन फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। स्टेट को इन्वेंट किया गया है बाय ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उनको अपने खुद के पर्पस को, अपने जो बेनिफिट है उनको सर्व करना था, इसीलिए स्टेट जो है एज एन इंस्टीट्यूट वो डेवलप किया गया। स्टेट इज इंटेंडेड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स और ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जब आप सारे इंडिविजुअल, सारे सोसाइटी के सेक्शन को, अगर आप उनके इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश करते हो, देन यू नीड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। एंड व्हाट इज दैट इंस्टीट्यूशन? दैट इज स्टेट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है कि स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ विल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की मर्जी है स्टेट। दैट मीन्स स्टेट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन विल, है ना। अब ये तो चलो समझ में आया कि स्टेट ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन ऑफ स्टेट अगर आपने समझना है तो उसके लिए आपके पास क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। बट स्टेट से पहले क्या था? व्हाट वाज देयर बिफोर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट? तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा स्टेट ऑफ नेचर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट कहती है कि दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन मैन लिव्ड और वुड हैव लिव्ड विदाउट एनी रिकॉग्नाइज्ड सिविल लॉ, विदाउट द स्टेट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमें ये कहती है कि एक समय ऐसा था जब इंसान किसी भी स्टेट के अंडर नहीं था, जब स्टेट ही नहीं था, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड सिविल लॉ नहीं था। एट दैट टाइम पीपल लिव्ड। Such stage where there was no law, no state is described as a state of nature. जब प्रकृति राज करती थी, है ना। और इस बात को, ये जो एक्सपोनेंट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के, वो है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो। ये रूसो में स्पेलिंग आएगी ROUSSEAU, रूसो। इसमें थॉमस हॉब्स कहते हैं, वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि इंसान नेचर से सेल्फिश है। मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, यानी कि जब भी वो काम करेगा वो अपने बेनिफिट के बारे में सोचेगा। वो इंटेलेक्ट और रीजन से काम नहीं करते। मैन एक्ट फॉर देयर ओन डिजायर, फॉर देयर ओन पैशन, है ना। तो अगर ऐसी टाइम में स्टेट नहीं हो तो क्या होगा? यहाँ पे स्ट्रगल होएगी, कन्फ्लिक्ट होंगे और वॉरफेयर चलेगा, है ना। तो लाइफ कैसी होगी? बहुत ही खराब होगी। और यहाँ पे क्या होगा? इंसान का दुश्मन इंसान बनेगा। एवरी मैन इज एनिमी टू एवरी मैन। हर एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बन जाएगा। ये कहना था थॉमस हॉब्स का। यहाँ पे इनसिक्योरिटी होगी, बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी और जंगल राज होगा। परफेक्ट अनार्की का ये एग्जाम्पल है। अनार्की होती है जब कोई भी राजपाट नहीं होता। नेचुरल राइट्स यहाँ पे नेचुरल पावर बन चुकी हैं जो इंसान दूसरों को दबाने में काम में लेता है। और लिबर्टी, नेचुरल लिबर्टी क्या होगी? नेचुरल लिबर्टी वो लिबर्टी जिसमें इंसान खुद की जान बचा पाए। दूसरों को तो छोड़ो, अपने राइट्स को तो छोड़ो, अपनी जिंदगी बचा पाए वही बहुत है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स जो मेन प्रायोरिटी वो है सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो ये तो है स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। ये है स्टेट ऑफ नेचर जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताई हैं। इससे उभरने के लिए इंसान क्या करेंगे? इंसान सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सोवेरियन कॉन्सेप्ट आएगा। वी गेट टू नो अबाउट द सोवरेनिटी। इससे क्या होगा
कि इंसान अपने जो नेचुरल राइट्स हैं वो छोड़ देगा एंड एक ऐसी पावर को अपने राइट्स दे देगा जो उनको सेफ रख सकती है, दैट पावर कैन गिव देम सिक्योरिटी। तो व्हाट इज सोवेरियन? सोवेरियन मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन करूं, ये है जंगल राज और आपको जाना है अभी स्टेट में। तो ये कैसे हो रही है प्रोसेस? जंगल राज में क्या है, आपके पास नेचुरल राइट्स हैं। नेचुरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो नेचर आपको देती है। उन नेचुरल राइट्स में क्या आती है, आपके पास जो नेचुरल पावर है वही है, आप अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करते हो। इसमें आप क्या करोगे, अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करोगे तो बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट होगा, है ना। तो लोग जब इससे परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि चलो साथ में बैठते हैं, इसलिए उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उस कॉन्ट्रैक्ट पे जब साइन हुआ, ठीक है, उसके बाद में क्या कहा कि हम अपने नेचुरल राइट्स को तो एक स्टेट बनाया उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके, हम अपने सारे राइट्स इस अथॉरिटी को दे देंगे, बदले में ये अथॉरिटी जो है वो हमारा प्रोटेक्शन करेगी, दैट मीन्स लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी। दैट इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिन ऑफ द स्टेट एज पर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और अगर इंसान चाहता है कि मेरे पास मेरे नेचुरल राइट्स वापस आ जाएं, तो क्या होगा, अल्टीमेटली स्टेट ऑफ नेचर आ जाएगा, विच इज नॉट गुड। दैट मीन्स यहां पर इंसानों के पास कोई राइट ही नहीं है। पीपल डू नॉट हैव द राइट टू रिवोल्ट और टू फॉर रेवोल्यूशन। वो ये मानते हैं कि सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट है, इंडिविजिबल है एंड इनएलिएनेबल है, एंड ही क्रिएट्स द अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। उम्मीद करती हूँ आपको थॉमस हॉब्स की थोड़ी बहुत थ्योरी जरूर समझ में आई होगी। ओके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आपको एग्जांपल या सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो फिलॉसफी है वो थोड़ी बहुत तो जरूर पल्ले पड़ी होगी। नेक्स्ट पर्सन आते हैं थॉमस हॉब्स के बाद, जॉन लॉक। ये कहते हैं कि इंसान अपने नेचर से बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, सॉरी बहुत ही सुलझे हुए होते हैं, यानी कि उनका जो बिहेवियर है वो है ह्यूमैनिटी की तरफ वो ज्यादा फोकस करते हैं, वो सेल्फिश नहीं है, वो सबका भला चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मोरालिटी को फॉलो नहीं करते, वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। देर आर सर्टेन पीपल इन द सोसाइटी हु जस्ट वर्क फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, जस्ट टू फुलफिल देयर ओन इंटरेस्ट, एंड दे डू नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू द लॉ ऑफ मोरालिटी। तो ये कैसा स्टेट है? जॉन लॉक बताते हैं कि दैट इज अ स्टेट ऑफ पीस, गुडविल एंड म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन। यहां पर लोग लॉ ऑफ नेचर को ओबे करते हैं, यहाँ पर लोग लॉ ऑफ नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, ओबे करते हैं एंड वो मोरालिटी को फॉलो करते हैं। उनको एक ऐसी अथॉरिटी की जरूरत है जो ऑफेंडर्स को पनिश कर सके। इसमें ना एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आता है, हमें एक ऐसी अथॉरिटी की जरूरत थी जो ऑफेंडर्स को पनिश कर सके। ऑफेंडर्स मीन्स द पर्सन हु कमिट सम काइंड ऑफ मिस्टेक। इसमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आता है कि इफ मैन बिकेम द जज ऑफ, इफ मैन बिकम judges of their own case, then you cannot secure the justice. Justice would not be secured. इसके लिए जरूरी है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी अथॉरिटी हो जो आपसे ऊपर हो, और अगर कोई गलती करता है तो वो निष्पक्ष रूप से देख पाए सिचुएशन को भी और उस इंसान की गलती को भी, और उसके हिसाब से उसको पनिश कर पाए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, नेचर ऑफ स्टेट को छोड़ा, स्टेट ऑफ नेचर को छोड़ा, एंड दे एंटर इनटू सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी बाय साइनिंग दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये कहते हैं जॉन लॉक। इसके बाद में एक और आते हैं रूसो। रूसो क्या कहते हैं?
रूसो मानते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में मैन जो है वो इक्वल है, सेल्फ सफिशिएंट है एंड कंटेंटेड है। जब मैं स्टेट ऑफ नेचर का नाम लेती हूँ, इसका मतलब मैं बताना चाहती हूँ आपको स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में। जब कोई स्टेट ही नहीं हुआ करता था, तो रूसो का कहना है कि इंसान बराबर था, वो संपूर्ण था, सेल्फ सफिशिएंट, और वो खुश था। यहां पर क्या हुआ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जब सामने आती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है, देन उसकी वजह से इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं, और जब इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं तो हमें स्टेट की जरूरत पड़ती है। तो ये कहते हैं कि स्टेट इज एन एविल, स्टेट एक एविल है। और इसकी जो फॉर्मेशन है वो क्यों महसूस हुई हमें? स्टेट ओरिजिन होता है ड्यू टू द इनइक्वालिटीज अमंग मेन। इंसानों में दूरियां हैं, इनइक्वालिटीज है, इसीलिए आपको स्टेट की जरूरत पड़ी। तो स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी। आपकी नेचुरल अथॉरिटी नहीं है ओवर अदर मैन। आप किसी इंसान को जाकर के ये नहीं कह सकते दैट आई हैव द अथॉरिटी ओवर यू, यू डू नॉट हैव द नेचुरल अथॉरिटी। और ये कहा जाता है कि सिंस माइट नेवर मेक्स राइट, इट फॉलोज दैट एग्रीमेंट दैट आर द बेसिस फॉर लेजिटिमेट अथॉरिटी अमंग मैन। ये कहना है रूसो का। तो इंसान ने स्टेटलेस सोसाइटी को छोड़ा, सिविल सोसाइटी में एंटर किया थ्रू दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये था व्यू पॉइंट रूसो का, जॉन लॉक का और थॉमस हॉब्स का। तीनों का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। इनका स्टेटलेस सोसाइटी का, यानी स्टेटलेस सोसाइटी को बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर, एंड इंसान सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उसके बाद में स्टेट की शुरुआत होती है, ओरिजिन ऑफ स्टेट सामने आता है। क्लियर? चलिए मेन टॉपिक पे चलते हैं। अब हम अपनी जो लिबरल थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे, कोर ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में। क्लासिकल लिबरलिज्म, आपको ओरिजिन ऑफ स्टेट समझ में आया। ओरिजिन ऑफ स्टेट के बाद में अब बात करेंगे हम रोल ऑफ स्टेट की। रोल ऑफ स्टेट में हमारे पास सबसे पहली थ्योरी है लिबरल थ्योरी। लिबरल थ्योरी ये मानती है कि स्टेट का रोल कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। और क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल लिबरलिज्म यही कहता है कि इंडिविजुअल के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए और स्टेट के पास कम से कम पावर होनी चाहिए। तो क्लासिकल लिबरलिज्म प्लेस्ड द इंडिविजुअल एट द सेंटर ऑफ इट्स फिलोसफी, एंड अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल लिबरलिज्म प्रॉपर्टी वाज प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स लेबर, इंजेन्युटी एंड एंटरप्राइज। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, देन ये आपकी खुद की लेबर की वजह से है, आपने कमाया है उसको। प्राइवेट प्रॉपर्टी का होना जरूरी है क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तभी आप प्रोग्रेस कर पाओगे। क्लासिकल लिबरलिज्म ये मानता है दैट इट इज नेसेसरी टू हैव द प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द डेवलपमेंट। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तब हम ज्यादा से ज्यादा अर्न करना चाहते हैं, वी हैव प्रॉफिट मोटिव, ओपन कंपटीशन होता है, और इसी से क्या होता है, सोसाइटी प्रोग्रेस करती है। तो एक टर्म आती है लेसेस फेयर, या जो भी आप इसको कई लेसे फेयर भी बोलते हैं, लेसेस फेयर भी बोलते हैं। इस टर्म का एक्चुअल मीनिंग होता है लीव अलोन। लीव अलोन मीन्स कि स्टेट को ज्यादा इंटरवेंशन यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। स्टेट शुड नॉट इंटरवीन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। And this theory argue that individual is endowed with the faculty of reason which enable him to find what is most conducive to his interest, hence advocated individual's right to freedom of trade, freedom of contact, etc. I am a person, मैं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हूँ, जस्ट लाइक मैं टीचिंग कर रही हूँ। आई नो
मेरे लिए सबसे बढ़िया क्या है, मेरे पास रीजनिंग कैपेसिटी है। रीजनिंग इन द सेंस मैं सही गलत में पहचान कर सकती हूँ, मेरे पास इतनी बुद्धि है, मैं अपना सही गलत ढूंढ सकती हूँ, है ना, और उसके हिसाब से ही मैं काम करूंगी। तो स्टेट आकर के मुझे ना बताए क्या सही है क्या गलत है, ये कहती है लेसे फेयर या क्लासिकल लिबरलिज्म। इसमें स्टेट का रोल क्या होता है, मिनिमम रोल होगा, यानी कि इसका काम है इंडिविजुअल की फ्रीडम और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको इन्फोर्स करना, प्रॉपर्टी को बचा करके रखना, एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, एक पीसफुल लाइफ इंश्योर करना। ये स्टेट का रोल होता है इन दी क्लासिकल लिबरलिज्म या एज पर द क्लासिकल लिबरलिज्म। एक्सपोनेंट कौन कौन है क्लासिकल लिबरल आइडियाज के, कौन कौन से थिंकर्स हैं जो इसके बारे में बात करते हैं? तो सबसे पहला नाम आता है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ कहते हैं कि अगर आप नेशन वेल्थ में बढ़ोतरी चाहते हो, नेशनल प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, तो स्टेट का रोल क्या होना चाहिए, उसके बारे में स्मिथ बात करते हैं। ये उस आंसर को करने की कोशिश करते हैं कि विच पॉलिसी ऑफ द स्टेट वुड बी मोर या मोस्ट कंड्यूसिव फॉर द नेशनल प्रॉस्पेरिटी। और उन्होंने एक सिस्टम पोस्टुलेट किया, एक सिस्टम बताया, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी क्या होता है? नेचुरल लिबर्टी इंप्लाइज परफेक्ट फ्रीडम ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सो दैट हम प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन कर सके, हम प्रॉफिट मोटिव से काम कर पाए, और प्रॉफिट मोटिव के लिए हम compete करें, हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, और प्रॉस्पेरिटी ऑब्वियसली होगी। इसीलिए अगर आप ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो, स्टेट अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो उसको अबॉलिश कर देना चाहिए, एंड पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म को फॉलो किया जाना चाहिए, यानी कि फ्री ट्रेड की पॉलिसी को यहाँ पे फॉलो किया जाना चाहिए। तो इसके हिसाब से गवर्नमेंट का क्या रोल क्या रहेगा? अगर हम एडम स्मिथ की बात करें, देन व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट? सिंपल सा काम है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर लिया। So the very first function of the government is defense of the nation against foreign aggression. Then the protection of every member of society as far as possible from injustice or oppression of every other member of it. इसलिए जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना, लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना, और तीसरा फंक्शन क्या है? पब्लिक वर्क्स जो होते हैं उनको रन करना, एंड रनिंग सर्टेन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये आते हैं सबसे पहले प्रोपोनेंट क्लासिकल थिंकर, क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर में, क्लासिकल लिबरल थिंकर के अंदर पहला नाम है एडम स्मिथ का। फिर आता है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम का एक कोट है, वो कहते हैं नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सोवेरियन मास्टर्स, द पेन एंड द प्लेजर। दुख और सुख, ये दो सोवेरियन मास्टर्स हैं, और नेचर ने इंसान को इन्हीं दो मास्टर्स के अंडर रखा है, यानी दुख और सुख। इसीलिए स्टेट को सिटीजन्स की एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सिटीजन्स आर द बेस्ट जज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मोरल एंड इमोरल। इसीलिए उन्होंने लेसे फेयर की जो ये पॉलिसी है इसको बनाए रखा। इनका जो मेन फंक्शन था वो था लेजिस्लेशन, जो स्टेट का मेन फंक्शन है दैट इज लेजिस्लेशन, एंड द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ लेजिस्लेशन इज टू रिमूव ऑल इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री एक्शन ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है, अनलेस लॉ एंड ऑर्डर बना रहता है तब तक उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। फिर आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर हमें देते हैं नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। ये कहते हैं, इसको आराम से समझिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं दैट एक इंसान अपने आप को अपने एनवायरमेंट के हिसाब से बदलता है। हमें बायोलॉजी भी यही बताती है कि हम अपने एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। बाहर ठंडा मौसम होगा, हमारी बॉडी भी वैसे रिएक्ट करेगी, अगर बाहर गर्म मौसम है तो हमारी बॉडी भी वैसे रिएक्ट करेगी। दैट मीन्स हम इक्विलिब्रियम में रहते हैं, हम इक्विलिब्रियम में रहते हैं विद आवर एनवायरमेंट। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं that individual tends to equilibrate himself with his social environment by adaptation.
बाय इनहेरिटेंस ऑफ दैट एडेप्टेशन अंटिल ही अटेन अ परफेक्ट इक्विलिब्रियम। हमारी जैसी सोसाइटी होगी, जैसा सोशल सिस्टम होगा, वैसा ही इंसान का नेचर होगा, वैसा ही इंडिविजुअल होगा। ठीक है, तो इसमें स्टेट का रोल क्या होता है? देखो, ये कहते हैं कि स्टेट का इसमें बहुत ही लिमिटेड सा रोल है। स्टेट का रोल है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, मेनली इक्वल फ्रीडम को मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना ही स्टेट का मेन रोल है। तो स्टेट के लिए वो क्या वर्ड यूज करते हैं? स्पेंसर कहते हैं दैट स्टेट इज अ जॉइंट स्टॉक प्रोटेक्शन कंपनी फॉर म्यूचुअल अश्योरेंस। एक तरीके से वो भी यही बात कह रहे हैं कि स्टेट मींस हम सबने मिलकर के स्टेट बनाया है, इसलिए स्टेट को हमने बनाया है। स्टेट हमारे जो पर्सनल और हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनके अंदर स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। So it should not assume any other function nor otherwise interfere with the process of natural evolution. स्पेंसर कहते हैं कि स्टेट को नेचुरल इवोल्यूशन की प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। स्पेंसर कहते हैं, आगे आर्ग्यू करते हैं दैट स्टेट शुड नॉट अंडरटेक पब्लिक हेल्थ, ना ही गरीब को कोई रिलीफ देनी चाहिए, बिकॉज इससे क्या है, नेचर का एक रूल होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो सबसे फिट है वो सरवाइव कर जाएगा, जो फिट नहीं है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसका एक और नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यानी नेचर सेलेक्ट करती है किसको सरवाइव करना है और कौन सरवाइव नहीं करेगा। इट इज अप टू द नेचर। तो इसमें मैन मेड एंटिटी दैट इज स्टेट, स्टेट को इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ना तो पब्लिक हेल्थ होनी चाहिए और न ही कोई पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे स्टेट नेचुरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है एंड दैट इज नॉट गुड। स्पेंसर मानते हैं दैट देयर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, देयर इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड दैट शुड बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सोशल इवोल्यूशन। इसको हम कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। स्पेंसर इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रेच करते हैं टू सच एन एक्सट्रीम। उसको ये मानता है, उनको ये लगता है कि अगर वीक सोसाइटी से एलिमिनेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, दैट इज गुड फॉर द सोशल प्रोग्रेस। He considered elimination of weak in the struggle for existence as part of the process of social progress. अगर गरीब भूखमरी से मर रहे हैं तो वो सोशल प्रोग्रेस के लिए सही है, उसमें स्टेट को आकर के इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये मानना था हर्बर्ट स्पेंसर का। ठीक है, तो यू कैन एज्यूम कि किस तरीके से जो क्लासिकल थ्योरी है वो डेवलप होती है। इसके साथ ही जैसे ये तो नेगेटिव लिबरलिज्म है, एक पॉजिटिव लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी आता है, जिसमें स्टेट जो है वो वेलफेयर ओरिएंटेशन को फॉलो करता है। ओके, और एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं लिबर्टेरियनिज्म। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, इट ट्रीट्स मैन एज मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, बट डिटेल में देखेंगे इसके बारे में कल। आज के लिए आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में जाना और आपने क्लासिकल लिबरल थ्योरी को पढ़ा। कल हम बाकी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस चीज के बारे में या आपके यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं देन यू कैन टेल मी, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो चीज लेकर के जरूर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लिबर्टी वाली थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में हम मार्क्सिस्ट थ्योरी को कवर करेंगे, मार्क्सिस्ट आइडियाज को, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट जो डेवलपमेंट हुई, मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या थी, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग नेशन के अंदर किस तरीके से फॉलो की गई वो थ्योरी, और फिर कुछ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है ना, वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए
आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। हम कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना। मेरी तरफ से आज बस इतना ही। एंड थैंक यू सो मच।